यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस हिंदी भाषा की क्लास है। पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द पर चर्चा की थी। आज हम समुच्चरित शब्दों के अर्थभेद तथा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समुच्चरित शब्दों के अर्थभेद। समुच्चरित, इसे पुस्तकों में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द के रूप में दिया रहता है। समुच्चरित, सम का अर्थ क्या है? समान, और उच्चरित का अर्थ है उच्चारण किया गया, है ना। जिनके उच्चारण करने में जो दो शब्द हैं, मान लो उनके उच्चारण करने में यदि दोनों समान प्रतीत हों तो उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चरित। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण करने पर वे समान प्रतीत होते हैं। उनमें मात्रा या वर्ण के आधार पर हल्का ही हेरफेर होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन उच्चारण करते वक्त हमें वह अंतर पता नहीं चलता, इसलिए वे उच्चारण में प्रायः समान लगते हैं। ऐसे शब्दों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समुच्चरित शब्दों के अर्थभेद 4 नंबर का प्रश्न होता है। कितने नंबर का होता है? 4 अंक के प्रश्न आते हैं इससे, है ना। इसमें क्या आ सकता है? एक परिभाषा 2 नंबर का या 1 नंबर का, कभी 2 का आ सकता है, कभी 1 नंबर का भी आ सकता है। पिछले बार 1 नंबर का आया है। और दूसरा क्या आ सकता है? शब्द दिए रहेंगे, उनमें हमको क्या लिखना है? अर्थ भेद लिखना है। तो देखते हैं परिभाषा क्या लिखेंगे। मान लो आ गया प्रश्न कि समुच्चरित शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखिए, हिंदी में प्रायः ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर के अतिरिक्त प्रायः समान होता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर के अतिरिक्त प्रायः समान होते हैं। शब्दों के ऐसे जोड़ों को समुच्चरित शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर के अतिरिक्त प्रायः समान होता है। शब्दों के ऐसे जोड़ों को समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समुच्चरित शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखना जरूरी है, मैंने बताया है। तो आप क्या लिखेंगे? उदाहरण अवधि और अवधि दोनों का अर्थ लिख देंगे, है ना। अवधि, अवधि ऐसा लिख के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इस अवधि का अर्थ क्या है? समय। और यह अवधि क्या है? भाषा, अवधि भाषा, है ना। तो ऐसा लिखेंगे। और लिख सकते हैं, जैसे देखते हैं क्या? शंकर और शंकर। इस शंकर का अर्थ क्या है? शिव, शिव जी, शंकर जी, महादेव। और इस शंकर का अर्थ क्या है? मिश्रित। ऐसे अनेक शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो अब इनको तो यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता, और ये सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो जिनको आप जानते हो जानते हैं। प्रायः क्वेश्चन वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बाहरी की पुस्तक से पूछा जाता है। आप दोनों को न पढ़िए, आप केवल किसको पढ़िए? हरदेव बाहरी की पुस्तक से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द तैयार कर लीजिए। लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप वासुदेव नंदन भी पढ़ सकते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद। वहाँ दोनों में कई चीज़ें कॉमन हैं, हरदेव बाहरी में भी और वासुदेव नंदन प्रसाद में भी। मतलब दोनों पुस्तकों में कुछ चीज़ें कॉमन है, उस कॉमन को छोड़ के जो एक्स्ट्रा होगा वो आप कहाँ से पढ़ लीजिए? वासुदेव नंदन प्रसाद से पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो परिभाषा से ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। और अर्थभेद पे कैसे क्वेश्चन आएगा? तो क्या दे देगा आपको? निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों के अर्थ लिखिए, है ना। तो पहला क्या क्या दिया रहेगा आपको? अवधि, अवधि। दूसरा शंकर, शंकर।
तो जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। पहला अवधि समय अवधि भाषा संकर शिव संकर मिश्रित। तो ये हो गया समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समोच्चरित शब्दों के अर्थभेद। अगला हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यहाँ से भी 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को याद करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, रटने की नहीं। मैक्सिमम शब्द ऐसे ही हैं जिनको समझने की ज़रूरत है ना। तो अधिकांश अनेक शब्द जो हैं उपसर्ग प्रत्यय या किसी शब्द के जुड़ने से बने होते हैं। हमें इन उपसर्ग प्रत्ययों और शब्दों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समोच्चरित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है जिससे हम इसको बना सकें। तो देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या, सु उपसर्ग हमने विलोम शब्द में भी देखा था, ठीक है। तो सु का अर्थ क्या होता है, एक अर्थ क्या होता है सरल, और दूसरा अर्थ क्या होता है अच्छा, तीसरा अर्थ सुंदर भी होता है। 3 अर्थ होते हैं इसके। अधिकांशतः इसका अर्थ सरल ही होता है, मतलब सरल के अर्थ में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इससे देखते हैं कैसे हम क्या बनाएंगे, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो देखते हैं, जाने को क्या कहते हैं, गम, गमन से क्या बना है गम। तो मान लो दिया है क्या, जहां जाना सरल हो, तो उसमें क्या जोड़ दें हम, सुपसर्ग जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा सुगम। लभ का अर्थ है, ये लव वाला लव नहीं है ना, ये लव है भ वाला है, ठीक है। और ये संस्कृत का है। लभ धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना, लभ का अर्थ क्या है प्राप्त करना। तो जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके तो क्या जोड़ देंगे सु, तो क्या बन जाएगा सुलभ, ठीक है। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या शब्द बनेगा सुलभ। तो इसीलिए आप कहीं भी चलते चलते आपको अचानक से सुलभ शौचालय मिल जाता है आसानी से, है ना, ठीक। अगला देखते हैं दम्य मतलब दमन करने योग्य, जिसको दबाया जा सके वह दम्य है। तो जिसे आसानी से दबाया जा सके या जिसे सरलता से दबाया जा सके तो क्या बन जाएगा सुदम्य। लंघ्य का अर्थ क्या होता है लांघने योग्य। जब ये पीछे में यह शब्द जुड़ता है या क्या जुड़े रहता है पीछे में अनीय, तो उसका अर्थ होता है के योग्य। क्या होता है के योग्य। तो लंघ्य मतलब लांघने के योग्य, तो जो आसानी से लांघा जा सके, ठीक है, जो आसानी से लांघा जा सके, तो सु जोड़ दो तो क्या बन जाएगा सुलंघ्य। साध्य जिसे साधा जा सके वह क्या होता है साध्य होता है, साधने योग्य। जिसे आसानी से साधा जा सके या जिसे सरलता से साधा जा सके तो क्या हो जाएगा सुसाध्य, ठीक है। तो इस तरह से सु का क्या होता है प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें, सु में बहुत लंबा कतार है ना। अब जब भी आप पुस्तक पढ़ें तो इस तरह से सु को देखकर पढ़ें, ठीक है। अगला देखते हैं सु का प्रयोग हो गया अच्छे के अर्थ में और सुंदर के अर्थ में। बहुत कम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलते हैं, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं, है ना। अगला देखते हैं दुह का एक अर्थ क्या होता है कठिन, और यही अर्थ ज़्यादा प्रयुक्त होता है ना। और दूसरा होता है बुरा, दूसरा अर्थ क्या होता है बुरा। तो कठिन के अर्थ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनता है। जैसे देखते हैं अभी हमने क्या देखा गम मतलब जाना। तो अब क्या कहें कि जहाँ जाना कठिन हो तो क्या लग जाएगा दुह धन गम, तो क्या बन जाएगा दुर्गम। अब ये रारे कैसे बन गया
ये विसर्ग जो हटकर रारे कैसे बन गया, तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, संधि में पढ़ेंगे। मैंने विलोम शब्द पढ़ाते समय बताया था कि ये विसर्ग जो है क्या क्या बन जाता है, कहीं र बन जाता है, कहीं ये वाला सा बन जाता है, कहीं ये वाला सा बन जाता है और कहीं ये वाला सा बन जाता है। ये रा बनता है तो ये रारे के रूप में ऊपर चले जाता है, जैसे यहाँ गया। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, लब, तो जिसे पाना क्या हो, कठिन हो, तो दुह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दुर्लभ, इसलिए दुर्लभ वस्तु, है ना। ठीक, अगला देखते हैं ऐसे ही लंघ्य। लंघ्य मतलब लांघने योग्य, अभी हमने देखा था, तो जिसे कठिनाई से लांघा जाए, क्या जिसे लांघना कठिन हो, तो क्या बन जाएगा, दुर्लंघ्य। दम्य, तो क्या बन जाएगा, जिसका दमन करना क्या हो, कठिन हो, दुर्दम्य, दबाना कठिन हो। क्रांति व्रांति को दबाते हैं, दमन करते हैं, वही। तो इस तरह से सु और दु का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं अ। अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, असमर्थता। अ क्या बताता है, अ उपसर्ग असमर्थता को बताता है, नहीं, असमर्थता। ठीक है, कैसे देखते हैं, कैसे असमर्थता को बताता है, तो जब अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो लास्ट में य प्रत्यय भी जुड़ता है। ठीक है, देखते हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा था, गम, गम मतलब जाना। ठीक है, तो जहां न जाया जा सके, यहाँ जहां पहुंचा न जा सके, जहां जाया न जा सके, तो नहीं जा सके, असमर्थ हुए, है ना, तो वहां क्या लग जाएगा, अ लग जाएगा। लेकिन अ के साथ यह प्रत्यय भी लगता है तो अगम नहीं बनता, क्या बन जाता है, अगम्य बन जाता है। क्या बन जाता है, अगम्य। ठीक है। लभ, अभी हमने क्या देखा था, लभ, लभ का अर्थ प्राप्त करना, तो जिसे पाया ना जा सके तो अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अलभ्य। या पाने के लिए एक शब्द और प्रयुक्त होता है, प्राप्य, तो इसमें यह पहले से ही जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्राप्य। ठीक है। दम्य, दम्य में यह पहले से जुड़ा हुआ है तो जिसका दमन न किया जा सके तो क्या बन जाएगा, अदम्य। शक्तिमान, अद्भुत, अदम्य, साहस की आशा है, परिभाषा है ना, अदम्य। ऐसे ही लंघ्य, लंघ्य में भी यह पहले से जुड़ा हुआ है तो मान लो प्रश्न आया क्या, कि जिसे लांघा ना जा सके तो क्या हो जाएगा, अलंघ्य। तो इस तरह से उपसर्गों का प्रयोग होता है किसमें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाने में। इसके अलावा ये तो उपसर्ग हो गए, कई शब्द भी हैं जिनका प्रयोग होता है, देखते हैं। जैसे एक शब्द क्या है, नव, एक शब्द देखेंगे नव, एक शब्द देखेंगे प्रिय। ठीक है, तो नव देखते हैं, नव का अर्थ क्या होता है, नया। ठीक है, तो जैसे जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, क्या जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, तो अभी अभी हुआ होने को क्या बोलते हैं, ज हमने पढ़ा है, ज का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना। और वैसे ही एक और क्या शब्द होता है, जात, जात का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना। जैसे जल जात, जल जात मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, है ना, तो जात का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, मतलब अभी अभी हुआ है मतलब उसका जन्म नया हुआ है, तो इसीलिए उसमें सामने क्या जोड़ देंगे, नव, तो क्या बन जाएगा, नवजात, इसीलिए नवजात शिशु कहते हैं, है ना। या इसको और दूसरी तरीके से क्या पूछ सकता है, नवीन उत्पत्ति वाला, तब भी क्या होगा, नवजात। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो तो नवजात, नवीन उत्पत्ति वाला भी क्या कहलाएगा, नवजात। ठीक है, जो अभी अभी आया हो, अभी अभी आया है मतलब नया नया आया है, और आने वाले को क्या बोलते हैं, आगंतुक, क्या कहते हैं, आगंतुक। और जब इसमें नव जोड़ देंगे तो दोनों की संधि से आ बन जाएगा और क्या बन जाएगा, नवागंतुक। ठीक है,
जो अभी अभी निर्मित हुआ हो तो क्या बन जाता है, नव निर्मित। ठीक है, जो अन्न अभी अभी उत्पन्न हुआ हो या पैदा हुआ हो तो अन्न में क्या जोड़ देंगे, नव, तो क्या बन जाएगा, नवान्न। ठीक है, और ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है, विवाहिता। विवाहित स्त्री को क्या बोलते हैं, ऊढ़ा। इसी से प्रधन ऊढ़ा से प्रौढ़ा और प्रधन ऊढ़ से प्रौढ़। विवाहित पुरुष को ऊढ़ कहते हैं और विवाहित स्त्री को ऊढ़ा। तो जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो तो नव धन ऊढ़ा दोनों के गुण स्वर संधि से क्या बन जाएगा, नवोढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। अन्य भी कई शब्द हैं ऐसे ही, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है नवजात को खूब पूछता है और एक नवागंतुक को खूब पूछता है ना, तो ध्यान में रखे रहना। अगला देखते हैं प्रिय शब्द। प्रिय का अर्थ क्या होता है, प्यारा। वैसे प्यारा शब्द करके नहीं पूछता है, प्रिय से ही पूछता है। देखते हैं कैसे। प्रिय, प्रिय का अर्थ क्या है, प्यारा। तो देखते हैं क्या कि दर्शी, देखने में। दर्शी का अर्थ क्या होता है, देखने में, है ना। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चीजों को देखने वाला, है ना। तो दर्शी, तो मान लो प्रश्न आया क्या कि जो देखने में प्रिय लगे, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं सामने में, प्रिय धन दर्शी, तो क्या बन जाता है, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे, कई लोग लगते हैं ना देखने में मजा आ जाता है, जान भी रहेंगे आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रियदर्शी हो गया। वद, संस्कृत का एक धातु है वद। वद का अर्थ क्या होता है, बोलना। वद का अर्थ क्या होता है, बोलना। और जब हम आ लगा देते हैं तो वह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। वदा, तो क्या हो जाता है, ये स्त्री के लिए है। वदा मतलब बोलने वाली, है ना। तो वदा, और कैसा बोलने वाली, तो प्रिय। तो संस्कृत से आया है प्रियम वदा, तो क्या बन जाता है, प्रियम वदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री। तो प्रियम वदा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रिय हो। अब देखते हैं, डिग्री आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। डिग्री को हम क्या कहते हैं, अच्छा जैसे देखते हैं क्या पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में अवस्था कहते हैं। ठीक है, सामान्य मूलावस्था, मूलावस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, और ये लास्ट वाला उत्तमावस्था। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे मान लो क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, है ना। तम, एक में तर एक में तम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिय के लिए भी क्या होता है, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तो सब में से केवल एक जो सबसे ज्यादा हो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री। तो इसीलिए क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रियतम, है ना। ठीक, तो इस तरह से प्रिय शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे कई शब्द और हैं, जैसे एक शब्द देखते हैं बहु। कौन सा शब्द देखते हैं, बहु। बहु का अर्थ क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जो बहुत बोलता है, बोलने वाले को क्या कहते हैं, भाषी। हमने क्या पढ़ा है, भाषी। भाषा मतलब भाषा और भाषी मतलब बोलने वाला। तो जो बहुत बोलता है तो सामने में क्या लगा दो, बहु, क्या बन जाएगा, बहुभाषी। जो बहुत से रूप धारण करता है तो रूप के लिए रुपया, तो
बहुरूपया। जो बहुत से वेश धारण करता है, तो वेशी, वेश धारण करने वाला को वेशी, उसमें क्या जोड़ दो, बहु, क्या बन जाएगा, बहुवेशी। ठीक है, ठीक। जिसमें बहुत सारे विकल्प हो तो बहुविकल्पी है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। और भी शब्द हैं जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, जैसे एक देख लेते हैं आ, एक उपसर्ग और क्या देख लेते हैं, आ, फिर पीछे वाले में आएंगे हम लोग। आ का अर्थ होता है तक, क्या होता है, तक। जैसे देखते हैं मरते तक, तो क्या जुड़ जाएगा, मरने को क्या बोलते हैं, मरण। इसमें देख लेते हैं, इस कलर में, मरने को क्या बोलते हैं, मरण, और उसमें सामने क्या जोड़ दो, आ, तो आमरण, मरते तक। जीवन तक या जीवन पर्यंत, तो क्या हो जाता है, आजीवन। ठीक है, और देखते हैं पैर से लेकर सिर तक, पैर को पाद और सिर को मस्तक, उसमें क्या जोड़ दो, आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। ठीक है, तो इस तरह, या और देख लेते हैं जिसकी भुजाएं घुटने तक आती हों। घुटने को संस्कृत में क्या कहते हैं, जानू। आपका वाला जानू नहीं है ना, घुटने वाला जानू है, तो जानू। और कौन आता है, बाहु, तो सामने क्या जोड़ दो, आ जानू बाहु। जिसकी बाहु घुटने तक आती हो उसको क्या बोलते हैं, आजानु बाहु। तो ऐसे इनका प्रयोग होता है। ऐसे ही पीछे लगने वाले शब्द हैं जिसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही पीछे लगने वाले शब्दों में क्या है, एक तो मैंने यह बताया, दूसरा क्या बताया, अनीय बताया। अतीत शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे ही ज्ञ का प्रयोग होता है, भाषी का प्रयोग होता है ना, ज का प्रयोग होता है। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। चर का प्रयोग होता है, चल का प्रयोग होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम देखेंगे अगले वीडियो में, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बनाने में। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। ठीक है।